रात को 10:30 बजे सरिता के फ़ोन पर घंटी बजी। अपने बिस्तर में अंगड़ाई लेते हुए सरिता ने फ़ोन पिक किया। क्या कर रही हो जानू? जतिन ने कहा। इतनी देर बाद फ़ोन करते हो? मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, कहते हुए सरिता व्हाट्सएप पर इठलाई। मोबाइल पर सरिता की अंगड़ाई देखते हुए जतिन ने फ्लाइंग किस दिया और बोला, तेरी ये अदा, इठलाना और अंगड़ाई मेरे दिल को बड़ा बेचैन किए जाते हैं। मेरे हुजूर, तुम आगोश में कब आओगे? इसी हसरत में हम दिन रात जिए जाते हैं। क्या बात है, आज बड़ा प्यार जता रहे हो मुझे? चैन से जीने भी दोगे या नहीं? मेरा तो वैसे भी तुमने नींद चैन करार सब छीन लिया है, कहते हुए वह मुस्कुराई। हुजूर, फ़ोन तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही लगा देता, पर मुझे डर था कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में न हो, इसलिए मैंने अब फ़ोन लगाया। नहीं, मैं तो तुम्हारी फ़ोन की वजह से ही 10 बजे के पहले ही कमरे में आ जाती हूँ और कमरा बंद करके पढ़ाई का बहाना करती रहती हूँ, कहते हुए सरिता मुस्कुराई। यार, पिछले 15 दिन से मैं लगातार तुमसे कह रहा हूँ कि चलो अपन कहीं भाग चलते हैं, पर तुम हो कि अपने मम्मी पापा से ही डरती रहती हो। थोड़ा हिम्मत करो और चलो, हम उन लोगों की दुनिया छोड़ दें जो हमारे प्यार के राह में कांटे बोते हैं। हम किसी दूसरे शहर में जाकर खूब ऐश करेंगे और अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएंगे, जतिन इमोशनल होकर बोला। हाँ यार, तुम्हारे बार बार कहने से मेरे मन में भी यही विचार बन गया है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। हम किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम होंगे, मैं होंगी और हमारा प्यार ही प्यार होगा, गंभीर स्वर में सरिता ने कहा। ऐसे लगा जैसे वह कुछ निश्चय कर रही हो। सच कह रही हो? बदल तो नहीं जाओगी? कहते हुए जतिन की आंखों में चमक आ गई। बस यार, मन में एक ही डर लगता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, गंभीर स्वर में सरिता ने कहा। तू अगर साथ मेरा दे जानम, मेरी यह जान भी जाए तो क्या? इतना भी विश्वास नहीं है मुझ पर, कहते हुए जतिन भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं नहीं जानू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं आज ही अपना बैग लगा लेती हूँ और अपने खर्च के लिए कुछ पैसे और मेरे लिए जो मम्मी पापा ने जेवर बनवाए हैं उन्हें भी साथ में ले लेती हूँ। हम कल रात को 1 बजे घर छोड़ देंगे, भावुक होकर सरिता ने कहा। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ कि तुम मेरा जीवन संवारने के लिए मेरी दुल्हन बन के आ रही हो। मैं इंतज़ार करूँगा जानू, मुस्कुराते हुए जतिन ने कहा। सरिता बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उम्र यही 18 वर्ष के लगभग। देखने में बहुत सुंदर, साफ रंग, तीखे नैन नक्श और फिल्मों के प्रभाव से प्रभावित नई नई हेयर स्टाइल, सपनों की दुनिया में रहने वाली, इमोशनल और माँ बाप की इकलौती एक भाई की बहन है। मोहब्बत, इमोशन उसे आज के फिल्मों की देन है। वह जतिन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, पर वह जानती है कि जतिन ने ही उसे लगातार पीछा करके, मना करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वह क्या है, कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है, यह उसे कुछ भी नहीं पता था। बस उसे पता था कि वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। दिन भर सरिता अपने माँ बाप के साथ बड़े प्यार से रहती रही। आखिर आज उसकी मम्मी पापा के साथ आखिरी दिन जो था। उसने मम्मी पापा को बहुत प्यार किया। दोपहर को समय मिलते ही उसने पापा के लॉकर में रखे हुए सारे रुपए और जेवर तथा मम्मी के भी कुछ जेवर निकाल लिए और उनकी पोटली बनाकर अपने सूटकेस में रख लिया। रात को जब सब लोग सो गए, जैसे ही रात को 1 बजे सरिता ने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और खिड़कियों को खुला छोड़ दिया तथा धीरे से वह घर के पीछे वाले गेट से होकर अपना सूटकेस लेकर बाहर निकल आई। घर के बाहर जतिन खड़ा था। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उसने तुरंत सरिता का सूटकेस उठाया और कार में रख कर तथा गेट खोलकर सरिता को अंदर बैठाकर बहुत तीव्र गति से कार दौड़ाता हुआ शहर से हवा हो गया। सरिता आज हवा में उड़ी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सपनों का संसार मिल गया हो। वह जतिन के कंधे से सर लगाकर बैठी थी और दोनों में ढेर सारी प्यार की इमोशनल बातें होती जा रही थी। सुबह होते ही वह लोग राजस्थान के धौलपुर शहर में पहुंच चुके थे। जतिन ने कार बाहरी इलाके के रोड से दूर बने मकान के सामने रोक दी। घर में ताला लगा था। जतिन ने अपनी जेब से चाबी निकाली और घर का ताला खोल दिया। अरे, तुमने पहले से ही मकान बुक कर रखा था और चाबी भी तुम्हारे पास है? क्या बात है जतिन, बहुत ही स्मार्ट हो गए हो। हाँ जानू, तुम्हारे प्यार में मैं सच्ची बहुत ही स्मार्ट हो गया हूँ, कहते हुए कार से अपना सामान उठाकर वे दोनों घर के दरवाजे पर पहुँचे और दोनों घर के अंदर चले गए।
घर बहुत अच्छी तरीके से सजा था। उसके घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद थी। खाना फ्रिज में बना रखा था। जतिन बोला, आज की रात हमारे जीवन की पहली रात है। देखना सरिता, तुम इस रात को जीवन भर भुला नहीं पाओगी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करने वाले हो। मैं कैसे इस रात को भूल पाऊंगी, मुस्कुराते हुए सरिता ने कहा। जतिन ने सरिता के लिए फूलों का बिस्तर सजा दिया। सरिता ने अपने बैग से दुल्हन का जोड़ा निकाला और अपने साथ लाए हुए सारे जेवर पहन लिए। इसके बाद वह दुल्हन बनकर अपनी सेज पर जा बैठी। जतिन ने एक गिलास शरबत का फ्रिज से लेकर सरिता को पिला दिया। शरबत पीने के बाद सरिता जैसे दूसरे जहान में पहुंच गई। धीरे धीरे वह अपनी चेतना खोती गई। उसे हर पल यही महसूस होता था जैसे वह हवा के घोड़े पर सवार है और कई राजकुमार उसके शरीर के साथ अटखेलियां कर रहे हैं। वह प्रतिरोध तो कर रही है पर उन सबसे अपने को मुक्त नहीं कर पा रही है। सुबह को जब सरिता की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पलंग पर 4 लोग नग्न अवस्था में उसके साथ लेटे हुए हैं। उसने अपने शरीर पर हाथ लगाया। उसके शरीर पर कपड़े की एक चिंदी भी नहीं थी, न ही उसके जेवर उसके शरीर पर थे। जतिन का कमरे में नामो निशान तक नहीं था। वह समझ गई कि जतिन ने धौलपुर की मंडी में उसे किसी वेश्या खाने के गिरोह को बेच दिया है। उसने अपने शरीर पर दृष्टि डाली। उसे महसूस हुआ कि सारी रात उसके साथ दरिंदरी के साथ नोच खसोट हुई है। उसका सारा बदन फोड़े सा दुख रहा था। उसे अपने मम्मी पापा की, अपने कॉलेज की और घर की बहुत याद आई और वह फूट फूट कर रो पड़ी। पर उसका रुदन सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अगले ही दिन से वहाँ से उसे कार से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया और वह मुंबई के रेड लाइट एरिया में धकेल दी गई। लगभग 4 माह तक सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक उसके साथ पशुओं जैसा बर्ताव होता था। न जाने कितने ग्राहक आए और गए। उसे अब अपने शरीर का भी होश नहीं था। एक दिन जब वह एक ग्राहक के साथ जुहू बीच पर गई थी तो सीबीआई के रेड में वह पकड़ा गई और उसे जेल में भेज दिया गया। वहां पर उसने अपनी आप बीती सुनाई और अपने घर का पता दिया तथा अपने पिता का फ़ोन नंबर भी दिया। सरिता के घर वालों से जब उसकी बात कराई तो सरिता के पिता ने और माताजी ने उससे स्पष्ट कह दिया कि अब उनके घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने सब लोगों को बता दिया है कि सरिता जंगल के तालाब में किनारे घूमने गई थी और वहां तालाब में गिरकर डूब गई। उसे मगरमच्छ खा गया है। सरिता अपनी जिंदगी से बुरी तरह से निराश हो गई थी। उसने मन में सोच लिया था कि इस नर्क की जिंदगी से तो अच्छा है कि वह मौत को गले लगा ले। सीबीआई अफसर मिस्टर मल्होत्रा लगभग 59 साल के व्यक्ति थे। उन्हें सरिता की दिमागी हालत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने सरिता से कहा, क्या तुम अपने माँ बाप के बगैर भी अपनी पुरानी पहचान को खोकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, जहाँ गंदा वातावरण न होगा? सरिता ने आशापूर्ण तथा प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी ओर देखा। मल्होत्रा जी ने कहा, दिल्ली में एक बड़ी कंपनी है जिसके मालिक मेरी पहचान के हैं। मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए तुम्हारी योग्यता के हिसाब से एक नौकरी की व्यवस्था करवा दूंगा और तुम्हारे रहने के लिए यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन के हॉस्टल में व्यवस्था करवा दूंगा। बेटी, तुम वहाँ पर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो जिसमें न तो दलालों का दखल होगा और न ही तुम्हारे माँ बाप की तुम्हें तिरस्कार से देखने वाली नजरें। सरिता ने नई उम्मीद से सिर हिलाकर स्वीकृति दी और मल्होत्रा जी ने अपना वादा निभाया। सरिता दिल्ली चली गई और उसने नई जिंदगी शुरू की। आज इस घटना को लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं। सरिता आज उसी कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। अब उसे अपने माँ बाप और स्वार्थी पुरुष जाति से कोई मोह नहीं है। वह अपना अधिकतर समय नौकरी और समाज सेवा में बिताती है और सुकून भरा प्रतिष्ठित जीवन जी रही है। सरिता को अब भी कभी कभी सपने में अपना नर्क जैसा अतीत याद आ जाता है और वह सपने में ही पसीना पसीना होकर उठकर बैठ जाती है। कंपनी में नौकरी करते करते उसे कंपनी की स्कीम में एक रिहायशी घर मिल गया है और सरिता यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन का हॉस्टल छोड़कर उस घर में शिफ्ट हो गई है। सुबह सुबह भाई जल्दी ऑफिस निकल जाती है। अब वह सबसे पहले फैक्ट्री के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ उस दिन का प्रोग्राम आगे का डिस्कस करती है और सद्भावना के वातावरण में अपने दिए गए उत्पादन कार्य के टारगेट को समय पर पूरा कर लेती है। मैनेजमेंट उसकी कार्य क्षमता से बहुत खुश रहता है। सरिता के पड़ोस में ही एक और परिवार रहता है। उसकी पड़ोसन अंजना
एक 35 वर्षीय महिला हैं जिसका पति राजेश सरिता के ऑफिस में एक छोटे पद पर कार्यरत है। राजेश और अंजना पास के शहर मुरादाबाद के रहने वाले हैं। दोनों के मध्य कॉलेज के दिनों से ही प्यार था, पर विजातीय होने के कारण दोनों के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उन दोनों का विवाह हो। राजेश और अंजना दोनों ही अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते थे। उनकी सहमति के बिना उन दोनों ने निश्चय किया कि वे अपने परिवार की सहमति के बिना कभी विवाह नहीं करेंगे। राजेश 15 साल तक अपनी बात पर और अपने प्रण पर अड़िग रहा और अंजना भी इतने साल तक उसका साथ निभाती रही। वह दोनों कभी कभी ही मुश्किल से मिल पाते थे, पर उनका इतना ही मिलना एक दूसरे को इतना सहारा देता था कि 15 वर्ष कब गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 15 वर्षों में उन दोनों के छोटे भाई बहनों के विवाह हो गए और बच्चे भी हो गए। राजेश का अंजना के प्रति असीम समर्पण देखकर राजेश के पिता और माता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी। वह दोनों विजाती अंजना के पिता के घर जा पहुँचे और हाथ जोड़कर उन्होंने अपने बेटे के लिए अंजना का हाथ मांग लिया। 15 साल से अंजना के विवाह के लिए परेशान उसके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी और दोनों परिवारों की सहमति से अंततः राजेश और अंजना परिणय बंधन में बंध गए। विवाह के 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। फूल सी बेटी को पाकर अंजना और राजेश की खुशी कई गुना बढ़ गई। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जेनी रखा। अंजना शाम के समय थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी बेटी जेनी को लेकर सरिता के घर आती जाती रहती थी। दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अंजना की बेटी जेनी भी सरिता से बहुत हिल मिल गई थी। जीवन भर से प्यार और स्नेह की प्यासी सरिता को 1 साल की बच्ची का निश्चल प्यार एक माँ का सा आत्मिक सुख देता था। सरिता जब भी ऑफिस से आती अपना बैग एक तरफ रख कर वह सबसे पहले जेनी को खिलाने के लिए उसे गोद में लेने के लिए दौड़ पड़ती थी। सरिता को जब भी समय मिलता है लौटते समय वह बाजार से जेनी के लिए ममता से भरकर कोई छोटा मोटा खिलौना या कोई अन्य उपहार अवश्य ले आती थी। अंजना को कभी कभी सरिता के किए गए एहसान भार से लगने लगते थे, पर सरिता का निश्चल स्नेह उसे सरिता को कुछ भी कहने से एकदम रोक देता था। सरिता का पुरुषों के प्रति शंका का स्वभाव उसे किसी भी हालत में अंजना के पति से बात करने में और मिलने में एक अवरोध का कार्य करता था। राजेश भी सरिता का बहुत सम्मान करता था। अपनी फैक्ट्री और ऑफिस में कार्य करने वाले सभी लोगों पर और राजेश पर भी उसकी कार्य कुशलता का बहुत बड़ा प्रभाव था। अंजना का स्वास्थ्य कुछ दिनों से थोड़ा नरम गरम बना रहता था। राजेश और अंजना खुशी के संसार में ही मुक्त पंछियों की भांति उड़ते रहते थे, पर अंजना का वजन धीरे धीरे कम होना और उसकी तबीयत खराब होना राजेश को बहुत चिंतित करते रहते थे। खुशी में डूबी अंजना को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। बसंत खत्म होने को था और होली सर पर आ गई थी। तभी अचानक एक दिन शाम को अंजना चक्कर खाकर अपने आंगन में गिर पड़ी और उसे चोट भी लग गई। उसकी बेटी जहनी तेज तेज रो रही थी। तभी सरिता का ऑफिस से घर आना हुआ। ताला खोलकर उसने बैग अंदर रखा। तभी उसे पड़ोस में जेनी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज़ आई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सरिता अपना दरवाज़ा खुला छोड़ तेजी से अंजना के घर की ओर दौड़ी और उसने जेनी को उठाकर अपने गले से लगा लिया। जेनी ने हाथ के इशारे से बताया कि उसकी माँ कमरे की देहरी पर बेहोश पड़ी है। सरिता ने अंजना के मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाकर बिस्तर पर लिटाया। तब तक राजेश भी ऑफिस से घर तक आ चुका था। राजेश अंजना की हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया। सरिता ने स्नेह से राजेश को डांट लगाई और कहा, यह समय घबराने और रोने का नहीं है, जल्दी से अंजना को हॉस्पिटल ले चलना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अंजना का निरीक्षण किया और कुछ टेस्ट कराने को कहा। अंजना को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। अगले रोज रिपोर्ट आई तो पता चला कि अंजना को 4थी स्टेज का कैंसर है और अब ठीक होने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि अब इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप इन्हें घर ले जाएं और इनकी ठीक से देख रेख करते रहें ताकि अपना अंतिम समय सुख से अपनों के बीच व्यतीत कर सकें। इसके साथ ही डॉक्टर ने अंजना के लिए कुछ तीव्र प्रभाव वाली दर्द निरोधक दवाएं भी लिख दी ताकि अपने अंतिम दिनों में अंजना को दर्द का कष्ट ज़्यादा न मिले। अंजना को लेकर जब राजेंद्र घर आए तो उन दोनों को यह स्पष्ट आभास हो चुका था कि उनका सुनहरा संसार अब हमेशा के लिए उजड़ गया है। अंजना के पास लगभग 1 माह का समय था। उसकी हालत धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही थी। सरिता कई बार ऑफिस से जल्दी घर आ जाती थी और जैनी को तो संभालती ही थी, साथ ही साथ अंजना का भी बहुत ध्यान रखती थी।
जैसे दिए का तेल धीरे धीरे खत्म होता जाता है तो अंतिम समय पर उसकी लौ तेज हो जाती है, उसी तरह अंतिम समय अंजना पूरे होश में आ गई। उसने सरिता का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे जाने के बाद तुम क्या मेरी बेटी का ध्यान रख सकोगी? यह मेरी और राजेश की प्यार की निशानी है, इसे अनाथ मत होने देना, इसका ध्यान रखना। इतना कहकर अंजना का सिर एक ओर लुढ़क गया। सरिता अपने मुंह से न तो हाँ की और न ही ना कह सकी। वह की कर्तव्य विमूढ़ सी होकर बैठी रह गई। उसने राजेश को फोन किया और जल्दी से घर पर आ जाओ। राजेश अंजना के जाने से मानो पागल सा हो गया। वह जैनी को गले से लगाकर घंटों रोता रहता था। कभी आंख से आंसू निकलते थे, कभी खाली आंखों से आसमान ताका करता था। राजेश और अंजना के परिवार के सभी लोग आए थे। दोनों परिवार के लोगों ने राजेश को कहा कि वे जेनी को अपने साथ ले जाएंगे, पर राजेश ने दोनों परिवारों को दृढ़ता से मना कर दिया। थक हार कर उसके सारे रिश्तेदार अपने घर लौट गए। अब घर पर राजेश था और जैनी। राजेश अब जैनी के माँ और पिता दोनों का रोल अदा कर रहा था। जैनी के जागने पर और रोने पर वह एकदम अपने बिस्तर से उठ जाता और उसे गले लगाकर रुदन के स्वर में अनगढ़ लोरी सुनाता रहता था। राजेश दिन में नौकरी करने जाता तो वह जैनी को क्रेच में छोड़ जाता था और शाम को ऑफिस से लगभग दौड़ते हुए आते अपनी बेटी को गले से लगाकर घर में चला आता था। सरिता यथासंभव जेनी की देखरेख करती रहती थी। उसका मन हमेशा ममता से भरा रहता और वह जेनी को माँ की तरह यह प्यार करती रहती थी। एक दिन आधी रात को जेनी चीख चीख कर रो रही थी और राजेश उसे गोदी में लिए निराश आंखों से इधर उधर देख रहा था। सरिता की नींद जेनी के रोने से टूट गई। वह तुरंत उठी और भागकर राजेश के घर में पहुंच गई तथा राजेश से जेनी को अपनी गोद में लिया। सरिता की गोद में आकर जैनी सुकून की नींद सो गई। सरिता बच्ची को लेकर अपने बिस्तर पर पहुंच गई और अपने साथ ही सुला लिया। कई बार रात को जैनी को अपनी माँ की याद आती और वो अबोध बालिका जोर जोर से रोने लगती थी। राजेश भी उसके साथ डबडबाई आंखें लिए यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता था। सरिता की आंख तो मानो जैनी के रोने से ही एकदम खुल जाती थी और वह बच्ची को अपनी छाती से लगाकर अपने घर ले आती थी और अपने बिस्तर पर ही सुला लेती थी। ऑफिस में अत्यधिक कार्य करने से और रात को जैनी की देखरेख से सरिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने बताया कि उसे टाइफाइड हो गया था, जो अब काफ़ी बिगड़ गया है तथा उसे 15 दिन तक केवल फलों के रस पर ही रहना पड़ेगा और रेस्ट ही करना पड़ेगा। बेबस सरिता अपने घर में बिस्तर पर लेटी रही। जेनी सरिता को घर देखकर अब क्रेच भी नहीं जाती थी। अगर जबरदस्ती भेजने की कोशिश करो तो वह बहुत तेज़ रोने लगती थी। राजेश ने जेनी को सरिता के पास ही रखा। उसका मानना था कि जेनी का प्यार सरिता को ठीक होने में मनोवैज्ञानिक तौर पर मदद करेगा। राजेश ने अब ऑफिस जाना छोड़ दिया था। उसने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी और दिन रात सरिता की देखरेख कर रहा था। वह रात को सरिता के पलंग के पास नीचे ही लेट जाता था और कभी कभी कुर्सी पर भी उसकी सारी रातें कट जाती थी। इसी तरह लगभग 8 दिन व्यतीत हो गए। सरिता धीरे धीरे रिकवर होने लगी। उसका स्वास्थ्य अब सामान्य होता जा रहा था। जैनी इन 8 दिनों में सरिता से इतनी हिल मिल गई थी कि जब राजेश ने जैनी को क्रेच में भेजना चाहा तो वह न जाने की जिद करके बिलक बिलक कर रो पड़ी। इतनी अबोध बच्ची को रोते देखकर सरिता खुद भी रोने लगी और रोते हुए उसने बच्चे को उठाकर अपने गले से लगा लिया। सरिता जेनी को गोद में लेकर काफ़ी देर तक कुछ सोचती रही और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ वह राजेश के पास गई और उसने कहा, राजेश, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? यह विवाह मेरे लिए नहीं, सिर्फ मेरी जेनी के लिए है। राजेश अवाक सा सरिता के चेहरे की तरफ देखता रह गया। सरिता ने कहा, हाँ और न कहने के पहले मैं जो तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं जब क्लास 12th में थी तभी एक लड़के के प्यार में फंस गई थी। उसने मुझे धौलपुर ले जाकर दलालों को बेच दिया था। इसके बाद लगभग 1 साल मैं वेश्यावृत्ति के धंधे में रही। बड़ी मुश्किल से सीबीआई की मदद से उस दलदल से बाहर आई और सीबीआई ऑफिसर मल्होत्रा जी की कृपा से इस फैक्ट्री में नौकरी पा सकी। इस घटना को आज 15 साल हो गए हैं। मैं मेरे मन में अभी तक पुरुष जाति के प्रति शंका और घृणित ही रही हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे भी आज तक बात नहीं कर पाई। अंजना ने मरते समय मुझसे यह वचन लेना चाहती थी कि मैं उसकी बेटी जेनी को अनाथ ना छोड़ूं। तुम्हारी निश्चल सेवा और जैनी के प्यार ने आज मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हें सारी हकीकत बताकर तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखूं।
राजेश ने गहरी सांस भरी और बोला, सरिता जी, आप जानती हैं कि मैं अंजना को बहुत प्यार करता था। उसके लिए मैंने 15 वर्ष तक विवाह भी नहीं किया था। अगर अंजना ने आपसे यही मांगा है तो उसकी इच्छा मेरे लिए ईश्वर के आदेश की तरह है। आपकी जेनी के प्रति ममता और स्नेह को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आपका अतीत कुछ भी रहा हो, पर आप वर्तमान में हमारी सारी फैक्ट्री के लिए श्रद्धा और आदर के पात्र हैं। मैं अपना सर झुकाकर आपका विवाह प्रस्ताव ईश्वर के एक वरदान की तरह मानकर स्वीकार करता हूँ। आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा कि आप मुझे और मेरी अनाथ बेटी को सहारा देंगी। यह कहते हुए राजेश दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर तेजी से रो पड़ा। सरिता जेनी को अपनी गोद में लिए थी, आगे बढ़ी और उसने जेनी के साथ साथ राजेश को भी अपने गले लगा लिया। जेनी और राजेश के साथ सरिता को रहते हुए आज लगभग 1 वर्ष हो चुका है। सरिता ने जेनी के लिए अपनी फैक्ट्री में ले जाने की विशिष्ट परमिशन प्राप्त कर ली है, जो किसी भी अन्य फैक्ट्री कर्मचारी को आज तक नहीं मिली थी। जेनी अब लगभग 3 साल की हो चुकी है। एक दिन राजेश ने सरिता से कहा, सरिता, मेरा बहुत मन है कि मैं आपके पैतृक घर को देखना चाहता हूँ। सरिता ने कहा, जिस रोज़ मैं अपने प्रेमी के साथ घर से भागी थी, उस दिन के बाद मैं आज तक उस घर की चौखट पर नहीं पहुँची। और मेरे माँ बाप से जब मैंने फ़ोन पर बात की तो स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि मैं उनके लिए मर चली हूँ। ऐसे मेरा वहाँ जाना क्या उचित होगा? राजेश ने कहा, उन परिस्थितियों में किसी भी माँ बाप के लिए ऐसा करना अस्वाभाविक नहीं है। उन्होंने वही किया जो यह कोई अन्य माँ बाप करते। सरिता, हमें एक बार अवश्य आपके घर आपके मम्मी पापा से मिलने जाना चाहिए। सरिता के मौन स्वीकृति के बाद राजेश, जेनी और सरिता तीनों सरिता के झांसी स्थित घर पर पहुँचे। लगभग 16 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी देखकर सरिता की आंखें अनजान भाव से अश्रु वर्षा करने लगी। सरिता के दरवाजे खटखटाने पर घर के अंदर से उसके पिताजी बाहर आए। वो एकदम बूढ़े और कृशकाय हो गए थे। उन्होंने पूछा, कौन है आप लोग? आंसुओं से भीगी आंखें लिए सरिता कुछ न बोल सकी, पर थोड़ी देर तक सरिता के आंसुओं से भीगे चेहरे को गौर से देखने के बाद उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया और उसकी माँ को आवाज़ दी, देखती हो कौन आया है? सरिता आई है। सरिता की बूढ़ी माँ लगभग भागती हुई सी आई और सरिता को गले लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। सरिता ने राजेश और जेनी का परिचय कराया। सरिता के पिता का घर इतने वर्षों के बाद आज अचानक खुशी से भर गया था। ऐसा लगता था जैसे 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान राम अयोध्या वापस आ गए हों। शाम को जब सरिता और राजेश घूमने जा रहे थे तो सरिता ने बताया कि वह रहा जतिन का घर जिसने उसे धौलपुर में बेच दिया था। राजेश के मन में सरिता के साथ हुए अन्याय को याद करके क्रोध का ज्वार सा उठा और वह लपक कर उस घर का दरवाज़ा खटखटा कर अंदर पहुंच गया। उसके पीछे भागती भागती सरिता भी घर में घुसी। उन्होंने देखा मरणासन अवस्था में जतिन बिस्तर पर पड़ा था। उसका एक पाँव और एक हाथ नहीं था, दोनों कट गए थे और पास में ही उसका बूढ़ा बाप बैठा था। जतिन ने तुरंत सरिता को पहचान लिया और उठने की असफल कोशिश करने लगा। अपने इकलौते हाथ को अपने माथे से लगाकर उसने कहा, सरिता, मैंने तुम्हें बेचने का जो पाप किया था उसका फल मुझे यह मिला कि मुझे एड्स हो गया। ईश्वर को उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसे मैंने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया। एड्स के कारण मेरा शरीर प्रतिरोध क्षमता खो चुका है और डॉक्टर का कहना है कि मैं मुश्किल से 1 या 2 महीने में यह दुनिया छोड़ जाऊंगा। बस मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं तुमसे क्षमा मांग लूँ, तुम्हें नर्क में धकेलने के उस पाप के लिए जो आज की तारीख तक तुम्हारे परिवार से और जमाने से छुपा रहा है, पर ईश्वर से नहीं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो ताकि मैं शांति से मर सकूं। घृणा से उसकी तरफ थूक कर सरिता ने कहा, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ी देने वाली? तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तो उस ऊपर वाले ने ही दे दी है, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और आज उससे भी बढ़कर नफरत करती हूँ। मैंने अपने माता पिता के साथ दगा करने की सज़ा भोगी और तुम मेरे साथ धोखा करने की सज़ा भुगत रहे हो, और कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है मिस्टर जतिन। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करें। इतना कहकर सरिता राजेश का हाथ पकड़कर जाने लगी और जतिन चिल्लाने लगा, मुझे इतना बड़ा अभिशाप मत दो सरिता,
लेकिन सरिता ने जतिन की तरफ बिना देखे राजेश का हाथ पकड़कर जैनी के साथ पार्क की तरफ निकल गई। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।